हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये फिजिक्स का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी। अध्याय 8 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊष्मा एवं ताप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों अथवा उनके परिवेश के मध्य तापांतर के कारण होता है। इसका एसआई मात्रक जूल है। दो वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य ऊष्मा का संचार तभी तक होता है जब तक वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के माध्यम का ताप एक समान न हो जाए। ताप क्या है? तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु में निहित ऊष्मा की मात्रा, स्तर अथवा तीव्रता को व्यक्त करती है। ताप की माप विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक पैमाने अथवा तापमापी यंत्रों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप के द्वारा किसी वस्तु की हॉटनेस अथवा शीतलता यानी कोल्डनेस के आपेक्षिक मान का पता चलता है। ताप के पैमाने कितने हैं? तो 4 हैं: सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना। इसे स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में विकसित किया था। इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं या सेंटीग्रेड कहते हैं। नेक्स्ट है फारेनहाइट। इसे जर्मनी के वैज्ञानिक डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने 1710 ईस्वी में विकसित किया था। किसने? डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने। कब? तो 1710 ईस्वी में। इस तापमापी में हिमांक 32 डिग्री तथा क्वथनांक 212 डिग्री होता है। इनके मध्य की दूरी को जो है 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फारेनहाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केल्विन। देखिए, इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने 1852 ईस्वी में विकसित किया था। इसमें हिमांक अथवा अधो बिंदु जो है 273 केल्विन, क्वथनांक या उधर बिंदु 373 केल्विन होता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। 1 केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहा जाता है, इसीलिए यह पैमाना परम ताप पैमाना भी कहलाता है। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप परम शून्य ताप कहा जाता है और इसे ओके से व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप परम शून्य ताप कहा जाता है, जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इसके बाद है र्यूमर पैमाना। र्यूमर पैमाना, इस पैमाने को फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी र्यूमर ने 1730 ईस्वी में विकसित किया था। इस तापमापी में हिमांक 0 डिग्री र्यूमर तथा क्वथनांक 80 डिग्री र्यूमर होता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य के दूरी को जो है 80 बराबर भागों में यानी प्रत्येक 1 डिग्री र्यूमर में विभाजित किया गया है। देखिए, सेल्सियस, केल्विन, इसके बाद फारेनहाइट व र्यूमर पैमाने के बीच जो संबंध है इसको याद रखिएगा। C -0/100, K -273/100 और F -32/180 और R -0/80। तो देखिए, एग्जामों में पूछा जाता है कि सेंटीग्रेड में दे दिया जाएगा आपको, फारेनहाइट में उसे जो है चेंज करके बताना होता है, या र्यूमर में या केल्विन में। तो संबंध याद रखिएगा तभी आप निकाल पाइएगा, तो याद रखिएगा। और -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर ताप का जो मान होता है एक समान होता है। इसको रट जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर ताप का जो मान होता है एक समान होता है। इसके बाद है तापमापी। थर्मोमीटर क्या है? तापमापी वह यंत्र है जिसके उपयोग से ताप अथवा ताप प्रवणता का मापन किया जाता है। ताप प्रवणता वह भौतिक राशि है जो किसी विशिष्ट स्थान के परितः ताप में होने वाले परिवर्तन की दर और उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है।
वर्तमान समय में अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के तापमापी प्रयोग किए जाते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण जो है निम्नलिखित है। तापमापी, पहला है द्रव तापमापी, ठीक है। इसके बाद है स्थिर आयतन गैस तापमापी, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी, संपूर्ण विकिरण तापमापी और प्रकाशित उच्च तापमापी। देखिए द्रव तापमापी जो है इसके दो वर्ग हैं, एल्कोहल तापमापी और पारा तापमापी, और इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। द्रव तापमापी, ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर क्या है? यह जो है द्रव तापमापी, यह तापमापी तापीय परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव तापमापी जो है यह तापमापी तापीय परिवर्तन के साथ द्रव के आयतन में परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह ऊष्मीय प्रसार के गुण पर आधारित है। इस तापमापी में कांच की केसनली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होती है। इसके बाद है एल्कोहल तापमापी, वह तापमापी जिसमें मुख्यतः द्रव के रूप में एथिल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल तापमापी कहलाता है। तो एल्कोहल तापमापी में द्रव के रूप में किसका उपयोग होता है? एथिल एल्कोहल का, और इसे एल्कोहल तापमापी कहते हैं। यह तापमापी ठंडे प्रदेशों में अधिक प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है ठंडे प्रदेशों में? क्योंकि एथिल एल्कोहल का जो हिमांक होता है वह अत्यंत निम्न होता है, -114 डिग्री सेंटीग्रेड होने के कारण यह जमता नहीं है, इसीलिए इसे ठंडे प्रदेशों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है पारा तापमापी, ऐसे तापमापी जिसमें द्रव के रूप में पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा तापमापी कहलाता है। मानव शरीर के ताप मापन के लिए पारा तापमापी का जो है प्रयोग किया जाता है। इसे क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहा जाता है। इसके बाद है स्थिर आयतन गैस तापमापी, स्थिर आयतन पर तापमान में परिवर्तन करने से गैस के दाब में परिवर्तन होता है। इस तापमापी से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान मापे जाते हैं। तो स्थिर आयतन पर तापमान में परिवर्तन करने से गैस के दाब में, गैस के प्रेशर में परिवर्तन होता है, और इस तापमापी से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान मापे जाते हैं। उच्च ताप पर हाइड्रोजन विसरण के द्वारा बाहर निकलती है। उच्च ताप पर हाइड्रोजन डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा जो है बाहर निकलती है, इसीलिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप के मापन के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निम्न ताप यानी 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के लिए जो है -268 डिग्री सेंटीग्रेड तक, याद रखिएगा। तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के लिए मापने के लिए जो है हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे परमाणविक गैस तापमापी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। किसी धात्विक तार के तापमान में वृद्धि करने से उसका विद्युत प्रतिरोध समान दर से बढ़ता है। इस तापमापी में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। इस तापमापी से सामान्यतः जो है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप जो है शुद्ध रूप से मापा जा सकता है। तो याद रखिएगा, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप जो है शुद्ध रूप से इसके द्वारा मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी, इस तापमापी में दो असमान विद्युत सुचालक प्रयोग किए जाते हैं जो भिन्न भिन्न तापमान पर विद्युत संधियों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जंक्शन, तो विद्युत संधियों का निर्माण करते हैं। यह तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। इस तापमापी के अंतर्गत 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापे जा सकते हैं। तो सीबेक प्रभाव क्या है? सीबेक इफेक्ट, जब दो अलग अलग धातु युग्मों एंटीमनी तथा विस्मत अथवा तांबा व लोहा, जब दो अलग अलग धातु युग्मों के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं, क्लोज सर्किट बनाते हैं, तथा दोनों युग्मों को भिन्न भिन्न ताप पर रखते हैं, तो परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल से परिपथ में उत्पन्न धारा संचारित होने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहा जाता है, थर्मो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है।
तो सीबेक प्रभाव क्या है, याद रखिएगा। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टीफेन के अनुसार अगर बात करें, स्टीफेन के अनुसार उच्चतम ताप पर किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा वस्तु के परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं E समानुपाती T के पावर 4। संपूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा वस्तु से उत्सर्जित विकिरण के आधार पर ताप को मापते हैं। इसके माध्यम से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को जो है मापा जाता है। कितना से कितना, 800 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। प्रकाशित उच्च तापमापी ऑप्टिकल पायरोमीटर, तो देखिए यह उच्च तापमापी वेन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रकाशित उच्च तापमापी है यह उच्च तापमापी वेन के विकिरण संबंधी विस्थापन नियम पर आधारित है। ठीक है, वेन्स, और इस नियम के अनुसार किसी गर्म वस्तु यानी हॉट बॉडी से उत्सर्जित विकिरण तरंगदैर्ध्य तथा उसके परम ताप का गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। यहां पे आप संबंध को देख सकते हैं। इस तापमापी के द्वारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक की परास के ताप जो है मापे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहां पे उष्मा और तापमान में जो अंतर है, उष्मा और तापमान में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो देखिए उष्मा जो है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा का प्रतिरूप है जिसकी उपस्थिति अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। और ताप क्या है, ताप किसी वस्तु की उष्णता अथवा शीतलता की जो है क्या है, शीतलता की मात्रा की माप है। उष्मा जो है, दो वस्तुओं की उष्मा समानता का आशय उष्मीय संतुलन नहीं है। ताप में अगर देखें तो दो वस्तुओं का ताप समान होने का आशय उष्मीय संतुलन है। उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। ताप जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा का संचरण ताप के द्वारा निर्धारित होता है, न कि उष्मा के द्वारा। और उष्मा जो है इसे किलो कैलोरी अथवा जूल में मापा जाता है, और ताप जो है इसे सेंटीग्रेड, फारेनहाइट या केल्विन में मापा जाता है। उष्मीय प्रसार क्या है, उष्मीय प्रसार, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी पदार्थ में तापीय वृद्धि के कारण उसके आकार एवं आकृति, किसी पदार्थ में तापीय वृद्धि के कारण उसके आकार एवं आकृति में होने वाले प्रसार को उष्मीय अथवा तापीय प्रसार कहते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में उष्मीय प्रसार, तो ठोस में, द्रव में और गैसों में देखेंगे। ठोस में जो है रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। द्रव में आभासी प्रसार गुणांक, वास्तविक प्रसार गुणांक, और गैसों में आयतन प्रसार गुणांक और दाब प्रसार गुणांक। तो ठोसों में जो उष्मीय प्रसार है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि की जाती है, जब किसी ठोस के ताप में वृद्धि की जाती है तो ठोस के आयतन तथा क्षेत्रफल में होने वाले प्रसार को ठोसों का उष्मीय प्रसार कहते हैं। ठोस पदार्थों में 3 प्रकार का उष्मीय प्रसार होता है। ठीक है, ऊपर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला है रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, तो किसी धात्विक छड़ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर छड़ की लंबाई में होने वाली वृद्धि उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा बराबर लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई गुणित ताप वृद्धि। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, तो किसी पदार्थ के पटल के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि तथा पटल के प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को उस पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा कहा जाता है। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि बटा मूल क्षेत्रफल गुणित ताप वृद्धि। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आयतन प्रसार गुणांक। देखिए किसी पिंड के ताप में
1 डिग्री वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। किसी पिंड के ताप में 1 डिग्री वृद्धि करने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक यानी जो आपका गामा है, गामा बराबर क्या होता है? तो आयतन में वृद्धि बटा मूल आयतन गुणित ताप वृद्धि। इसके बाद रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध क्या है? अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर 1:2:3। याद रखिएगा। जैसे कांच को, जो कांच की बोतल होती है, तो कांच की बोतल में जो कॉर्क होता है फंस जाता है, तो कैसे निकाला जाता है? तो कांच की बोतल में फंसी कॉर्क निकालना, बोतल में फंसी जो कॉर्क होता है इसको निकालने के लिए हम बोतल के मुंह को जो है गर्म पानी में रख देते हैं। बोतल के मुंह को गर्म करने पर उसके मुंह में जो उसका माउथ होता है उसमें ऊष्मीय प्रसार के कारण कुछ उसके माउथ में क्या होता है, कुछ फैलाव हो जाता है, तो ऊष्मीय प्रसार के कारण कुछ चौड़ा हो जाता है और कॉर्क जो होता है आसानी से निकल जाती है। दूसरा उदाहरण है, रेल की पटरियों के मध्य कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है जिससे गर्मी के मौसम में उनमें ताप में वृद्धि होने पर उनमें प्रसार का जो स्थान मिल सके और पटरियां जो है टेढ़ी मेढ़ी न हो सके। तो रेल की पटरियां जो होती हैं इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान इसलिए छोड़ दिया जाता है कि गर्मियों के मौसम में जब उनमें प्रसार हो तो पटरियां टेढ़ी मेढ़ी न हो। तीसरा है, किसी कांच के गिलास में अत्यधिक गर्म पानी डालने पर वे चटक जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कांच ऊष्मा का सुचालक नहीं है और उसमें गर्म पानी डालने से जो है उसकी गर्म पानी डालने से क्या होता है? गर्म पानी डालने से उसकी सतह के जो उसके अंदर की जो सतह होता है वो गर्म हो जाती है और उसका प्रसार हो जाता है, जबकि बाह्य सतह का ताप कम होता है जिससे उसका प्रसार नहीं होता है। इसीलिए आंतरिक प्रसार के कारण जो गिलास हो जाता है वो चटक जाता है, टूट जाता है। टेलीफोन या विद्युत तारों को ढीला छोड़ना। टेलीफोन या विद्युत तारों को ढीला क्यों छोड़ा जाता है? विद्युत के तार खंभों के मध्य कुछ ढीले छोड़ दिए जाते हैं। विद्युत के तार खंभों के मध्य कुछ ढीले छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए छोड़ दिए जाते हैं जिससे सर्दियों में सिकुड़ने पर तार टूट न जाए, क्योंकि तारों का ताप बढ़ने पर उनका प्रसार होता है और यदि तार जो है कसकर लगाए जाएं यानी उनको ढीला न छोड़ा जाए तो सर्दी में ताप कम होने पर वे टूट सकते हैं, क्योंकि उनमें संकुचन होगा, सिकुड़ाव होगा। और इस प्रकार के तार अधिकांशतः क्या हो जाते हैं? सर्दियों के दिनों में जो है लगाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। द्रव में ऊष्मीय प्रसार, लिक्विड्स में ऊष्मीय प्रसार। द्रव का अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है? वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। किसी द्रव युक्त बर्तन को गर्म करने पर पहले बर्तन का प्रसार होता है, उसके पश्चात द्रव का प्रसार होता है। द्रव में केवल आयतन प्रसार होता है जो 2 प्रकार का है। पहला है द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, दूसरा है द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक। तो सबसे पहले द्रव का जो आभासी प्रसार गुणांक है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी द्रव के ताप में एकांक वृद्धि होने पर उसके आयतन में होने वाली आभासी वृद्धि और उसके प्रारंभिक आयतन का अनुपात द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहलाता है। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक बराबर द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि बटा प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि होता है। याद रखिएगा। दूसरा जो है ताप का वास्तविक प्रसार गुणांक। तो किसी द्रव में एकांक तापीय वृद्धि के कारण उस द्रव के आयतन में होने वाली वास्तविक वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक कहते हैं। द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है? तो द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि बटा द्रव का प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि। गैसों में ऊष्मीय प्रसार। गैसों में ऊष्मीय प्रसार, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गैसों में द्रव या ठोस की अपेक्षा तापीय वृद्धि से अधिक प्रसार होता है। गैसों में द्रव या ठोस की अपेक्षा तापीय वृद्धि से अधिक प्रसार होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार 2 रूप में होते हैं।
तो पहला है गैसों का आयतन प्रसार गुणांक। गैसों में ऊष्मीय प्रसार दो रूपों में होता है। पहला है गैसों का आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्थिर दाब पर गैस का ताप प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा गैस के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को गैस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। स्थिर दाब पर गैस का ताप प्रति डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि और गैस के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को गैस का जो है आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और देखिए गैस का आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है, तो गैस में आयतन में गैस के जो आयतन है इनमें वृद्धि बटा गैस का प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि। जल का असंगत या असामान्य प्रसार, इसको याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर उसका संकुचन होता है। याद रखिएगा, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य गर्म करने पर उसका संकुचन होता है, मतलब सिकुड़ाव होता है, संकुचन होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेल्सियस से जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का जो आयतन होता है घटना एवं घनत्व बढ़ता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य गर्म करने पर जल का संकुचन होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर जल का जो आयतन है घटता है और घनत्व बढ़ता है तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर जल का आयतन बढ़ता है जबकि उसका घनत्व घटता है। क्लियर? याद रखिएगा, समान वस्तुओं को गर्म करने पर उनके तापीय प्रसार में विस्तार होता है तथा ठंडा करने पर उसका संकुचन होता है। उनका आयतन घटता है परंतु जल इसका अपवाद है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पर होता है। याद रखिएगा, देखिए सर्दियों में जल के जो पाइप हैं कभी कभी फट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सर्दियों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का जो आयतन होता है जल के आयतन से अधिक होता है। इसीलिए सर्दियों की रातों में जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो पाइप में उपस्थित जल जमकर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और बर्फ बनने पर उसका जो आयतन हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो बर्फ जब बनेगा तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगा, परंतु आयतन प्रसार के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध न होने के कारण पाइप की सतह पर अंदर से जो है दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ता है जिससे पाइप फट जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद गैसों का दाब प्रसार गुणांक। स्थिर आयतन पर गैस का ताप प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके दाब में होने वाली वृद्धि तथा गैस के प्रारंभिक दाब के अनुपात को गैस का दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। गैस का दाब प्रसार गुणांक यानी बीटा बराबर गैसों के दाब में वृद्धि बटा प्रारंभिक दाब गुणे ताप में वृद्धि। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट क्या है? विशिष्ट ऊष्मा क्या है? याद रखिएगा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है ऊष्मा की वह मात्रा होता है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यानी किसी पदार्थ की तापीय वृद्धि में दी गई ऊष्मा पदार्थ की मात्रा तथा पदार्थ के ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है, जहां एस एक नियतांक है, ठीक है, और जिसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल बटा किलोग्राम सेंटीग्रेड तथा सीजीएस मात्रक कैलोरी बटा ग्राम सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पे इसका संबंध दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एसआई मात्रक जो है याद रखना है और यहां पे जो है विभिन्न पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा दिया गया है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पदार्थ हैं जिनकी विशिष्ट ऊष्मा जो है याद रखना है। विशिष्ट ऊष्मा को कैलोरी बटा ग्राम सेंटीग्रेड में दिया गया है। तो सीसा का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? 0.03 होता है। पीतल का 0.09 होता है। लोहा का विशिष्ट ऊष्मा 0.11 होता है। कार्बन का 0.17 होता है। बालू की जो विशिष्ट ऊष्मा होता है कितना होता है? 0.20 होता है। एल्यूमिनियम की 0.21 होता है। संगमरमर का 0.21 होता है।
मैग्नीशियम का विशिष्ट ऊष्मा 0.25 होता है और तारपीन तेल का विशिष्ट ऊष्मा 0.42 होता है, बर्फ का 0.50 होता है, एल्कोहल का 0.60 होता है और पानी का 1 होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊष्माधारिता क्या है, थर्मल कैपेसिटी क्या है। किसी वस्तु के ताप में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी वस्तु के ताप में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, ऊष्मा, वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हैं अथवा कैलोरी प्रति केल्विन होता है। यदि किसी पदार्थ का ताप T से, ठीक है, T से T प्लस डेल्टा T से करने में दी गई ऊष्मा डेल्टा Q है तो उस पदार्थ की ऊष्माधारिता क्या होगी, C बराबर Q बाटा डेल्टा T। देखिए Q बराबर क्या है, ms डेल्टा T, इसलिए C बराबर Q बटा डेल्टा T बराबर ms। तो याद रखिएगा, इसके जो संबंध है इसको याद रखना है। ऊष्मा का जल तुल्यांक, ऊष्मा का जल तुल्यांक, ऊष्मा का जल तुल्यांक ऊष्मा की वह मात्रा है जिसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में उतने ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी ऊष्मा कैलोरी मापी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में आवश्यक होती है। जल तुल्यांक का मात्रक किलोग्राम या ग्राम है, याद रखिएगा। यहां पे जो है आपको विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्माधारिता में अंतर दिया गया है, तो चलिए अंतर को देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा जो है किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है और ऊष्माधारिता में देखें तो एक ही पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की ऊष्माधारिताएं भिन्न भिन्न होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल बटा किलोग्राम, ठीक है, जूल बटा किलोग्राम केल्विन या किलो कैलोरी बटा किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ऊष्माधारिता का जो मात्रक है जूल बटा केल्विन या कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। किसी ताप पर कोई पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो वही जो है उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है और जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उसका हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित ताप पर जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, एक निश्चित ताप जिस पर पदार्थ जो है द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। वाष्पन एवं संघनन क्या है? प्रत्येक, याद रखिएगा, वाष्पन जो है प्रत्येक ताप पर होता है, वाष्पन प्रत्येक ताप पर होता है परंतु पदार्थ के तापमान में वृद्धि होने से इनकी गति तीव्र हो जाती है। इसके अंतर्गत द्रव के मुक्त सतह से कुछ अणु निरंतर जो है गैस में बदलते रहते हैं। एक निश्चित ताप पर पदार्थ का गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाना संघनन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे जो है डायग्राम के माध्यम से चीजों को स्पष्ट किया गया है। ये ठोस है, ये द्रव अवस्था में, ये गैस अवस्था में है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ठोस से गैस में, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी ठोस का गलना द्रव, ठोस जब गलेगा तो द्रव अवस्था में और द्रव जो है इसका वाष्पन होगा तो गैसीय अवस्था में ये परिवर्तित हो जाएगा और गैस जो है संघनित होगा तो द्रव अवस्था में और द्रव जम जाएगा तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके संबंध को याद रखिएगा।
देखिए गुप्त ऊष्मा क्या है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा जो है नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नियत ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। और इसका मात्रक जो होता है जूल बटा किलोग्राम या कैलोरी बटा ग्राम होता है, Q बराबर ml, याद रखिएगा। द्रवण की गुप्त ऊष्मा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा, किसी पदार्थ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को बिना उसके तापमान में परिवर्तन किए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इसका मात्रक जो है जूल बटा किलोग्राम या कैलोरी ग्राम होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 किलो द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए दी जाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है, ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए उसे दी जाती है। तो याद रखिएगा ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। देखिए तापांतर के कारण ऊष्मा का एक निकाय से किसी अन्य निकाय में यानी एक माध्यम से कह सकते हैं, एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में अथवा एक ही निकाय के एक भाग से दूसरे भाग में संचरण होना ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ऊष्मा के संचरण के जो प्रकार हैं याद रखिएगा, चालन है, संवहन है और विकिरण है। इन तीनों के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, पहला चालन, कंडक्शन। तापांतर के कारण ऊष्मा उच्च ताप वाले कणों से अपेक्षाकृत निम्न ताप वाले भाग में होती है। तापांतर के कारण क्या होता है, ऊष्मा जो होता है उच्च ताप वाले कण से निम्न ताप वाले भागों में आती है। चालन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, याद रखिएगा। और इसमें कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं बल्कि केवल परस्पर संपर्क से ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। सभी धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऊष्मा की सुचालक होती है, परंतु कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अत्यंत कमी होती है। इसीलिए कुचालकों में चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण मंद गति से होता है। याद रखिएगा, जो सभी धातुएं हैं, सभी धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऊष्मा की क्या है, या कह सकते हैं गुड कंडक्टर होती हैं, परंतु जो बैड कंडक्टर हैं, कुचालक हैं, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अत्यंत कमी होती है। इसीलिए कुचालकों में चालन विधि जो होता है ऊष्मा का संचरण इसमें मंद गति से होता है। इसके बाद चालन के अनुप्रयोग क्या है। पहला है शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी जो है अधिक ठंडी होती है। कारण आपको स्पष्ट है, मालूम है। दूसरा है चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। तीसरा है एस्किमो लोग जो हैं, एस्किमो क्या है, एक जनजातियां हैं। एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान बनाकर रहते हैं। एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवार के मकान बनाकर रहते हैं क्योंकि दीवारों के बीच विद्यमान हवा की परत कुचालक का कार्य करती है और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। इसीलिए अंदर जो है गर्म रहता है, कमरा जो है उनके गर्म रहते हैं। तो इसका जो मेन कारण है दोहरी दीवार होने के कारण, दोहरी जो दीवार होगी मकान की, इसमें जो हवा होगी पास नहीं होगा और जो विद्यमान हवा है इसकी परत कुचालक का कार्य करेगी और इसके अंदर की जो ऊष्मा है बाहर नहीं आ पाएगी, जिससे अंदर जो है कमरा गर्म रहेगा। देखिए नेक्स्ट है सर्दियों में एक मोटी रजाई की तुलना में पतली परत वाले 3-4 कंबल ओढ़ना अधिक गर्मी देता है क्योंकि कंबलों के मध्य स्थित हवा उष्मारोधी परत का जो है कार्य करती है। अगर आप जो है बहुत ज्यादा मोटा रजाई ओढ़ लेते हैं और इसका अपेक्षा आप 3-4 पतली कंबल ओढ़ लेते हैं तो सबसे ज्यादा गर्मी किसमें महसूस होगा, तो 3-4 पतली जो कंबल आप ओढ़े हुए हैं उसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है कंक्रीट की जो छत है, कंक्रीट की छत वाले जो मकान है गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है इसमें संवहन। संवहन क्या है, तो ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं।
संवहन जो है ऊष्मा संचरण की वह विधि है, वह मेथड है जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं और उनके स्थान पे अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं। जो चले जाते हैं उनके स्थान पे और दूसरा कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं और यही विधि संवहन कहलाती है। सभी द्रव यानी पारे के अतिरिक्त अगर बात करें तो सभी द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है, पारा के अतिरिक्त, पारा को छोड़कर। संवहन के अनुप्रयोग क्या है? तो विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन के द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर, जिसे शीतलन यंत्र भी कहते हैं, तो शीतलन जो यंत्र है, तंत्र है, रेडिएटर, यह भी जो है संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है ऊपर की ओर बनाया जाता है। ये सभी संवहन के अनुप्रयोग हैं। इसके बाद रेडिएशन यानी विकिरण क्या है? तो विकिरण विधि में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधी किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा करती है। विकिरण जो है, रेडिएशन जो है, आपको मालूम है, ऊष्मा इस विधि में, विकिरण विधि में ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधी किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती है। ठीक है। इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण में कोई माध्यम होता है। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण में यदि कोई माध्यम होता है तो वह गर्म नहीं होता है, याद रखिएगा। इसमें यानी विकिरण में ऊष्मा के स्थानांतरण में यदि कोई माध्यम होता है तो वह गर्म नहीं होता है। यह संचरण प्रकाश की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होता है। किसी तप्त वस्तु से ऊष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही होता है। विकिरण के जो अनुप्रयोग है, तो विकिरण के अनुप्रयोग पहला है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। दूसरा है पॉलिश किए हुए जूते धूप में जो है जल्दी गर्म नहीं होते हैं। इसके बाद है उत्सर्जन क्षमता। ठीक है, उत्सर्जन क्षमता क्या है? तो किसी तल की उत्सर्जन क्षमता ऊर्जा की वह मात्रा है जो तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होती है। इसे ई से, स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो है जूल बटा मीटर स्क्वायर या वाट बटा मीटर स्क्वायर होता है। पृष्ठ की उत्सर्जन या उत्सर्जन क्षमता जो है उत्सर्जकता या उत्सर्जन क्षमता, तो पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणे समय। अवशोषण क्षमता क्या है? अवशोषण क्षमता किसी पिंड के पृष्ठ के द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उस पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के क्या? किसी पिंड के पृष्ठ के द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा उस पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को उस पिंड की अवशोषण क्षमता अथवा अवशोषकता कहते हैं। अवशोषण क्षमता या अवशोषकता कहते हैं और इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कृष्ण पिंड एवं आदर्श कृष्णिका। कृष्ण पिंड एवं आदर्श कृष्णिका, देखिए, जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है, जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है तथा उसके किसी भी भाग को परावर्तित नहीं करती है, कृष्ण पिंड या आदर्श कृष्णिका कहलाती है और इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आदर्श कृष्णिका के लिए ए बराबर 1 यानी पूर्ण अवशोषण क्षमता। देखिए, व्यवहार में कोई वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं होती है। व्यवहार के रूप में, व्यवहारिक अगर बात करें तो कोई वस्तु आदर्श कृष्णिका नहीं होती है। काजल तथा प्लेटिनम की काली को लगभग पूर्ण कृष्ण पिंड माना जाता है क्योंकि ये आपतित ऊष्मीय विकिरण का लगभग 96 से 98% अवशोषित कर लेते हैं, लगभग 96 से 98%। तो याद रखिएगा। स्टीफन का नियम क्या है? स्टीफन का नियम वर्ष 1879 में रूसी वैज्ञानिक जोसेफ स्टीफन ने वस्तु के द्वारा कुल ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन की दर तथा वस्तु के ताप से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किसी वस्तु की उत्सर्जकता, ठीक है, ई
यानी उसके पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उस वस्तु के परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है। इसके बाद किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ के नियम के अनुसार अगर बात करें तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं और बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होते हैं। जैसे गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े आरामदायक होते हैं क्योंकि सफेद कपड़ा अपने ऊपर पड़ने वाले उष्मीय विकिरण के अधिकांशतः भाग को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। और इसके विपरीत बात करें तो सर्दियों में रंगीन कपड़ा अधिक सुखदायी होता है क्योंकि यह उष्मीय ऊर्जा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है तथा हमारे शरीर को गर्म रखता है। खाना पकाने वाले बर्तनों की जो तली होती है, बॉटम जो होता है, काली और खुरदरी रखी जाती है क्योंकि काले और खुरदरे पृष्ठ की अवशोषण क्षमता जो होता है अधिक होता है, जिससे शीघ्र ही खाना पककर तैयार हो जाता है। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी गर्म पिंड के शीतल होने की दर या उष्मा हानि की दर उस पिंड तथा उसके परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार अगर बात करें तो किसी गर्म पिंड के शीतल होने की जो दर है या उष्मा हानि की जो दर है उस पिंड तथा उसके परिवेश के तापांतर के समानुपाती होती है। यह उष्मा क्षय की दर छोटे तापों के लिए है जो कि पिंड के पृष्ठ के क्षेत्रफल और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद है उष्मा गतिकी। जब उष्मीय ऊर्जा का रासायनिक एवं यांत्रिक ऊर्जा आदि के साथ उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उष्मा गतिकी कहलाता है। उष्मा गतिकी के माध्यम से किसी गैस का दाब, ताप, द्रव्यमान, आयतन आदि चरों का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है कार्य, उष्मा एवं आंतरिक ऊर्जा। तो देखिए, भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुएं जब परस्पर संपर्क में आती है तब उष्मा के प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है और वस्तु का ताप उस पर यांत्रिक कार्य करके किया जाता है। प्रत्येक भौतिक निकाय असंख्य अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल है। देखिए, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी यांत्रिक ऊर्जा का उष्मा में या उसके यांत्रिक कार्य में रूपांतरण होता है तब कार्य तथा उष्मा का सदैव एक निश्चित अनुपात होता है। यदि Q कैलोरी उष्मा से W कार्य किया जाता है तब जूल के नियम के अनुसार J बटा W बटा Q होता है। J क्या है? एक नियतांक है जिसे उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहा जाता है। इसका मात्रक याद रखिएगा जूल बटा कैलोरी किलो कैलोरी होता है तथा इसका मान यानी J बराबर 4.18 गुणे 10 के पावर 3 जूल बटा किलो कैलोरी। ठीक है, 4.2 गुणे 10 के पावर 3 जूल बटा किलो कैलोरी होता है। तापीय साम्यावस्था क्या है? किसी निकाय के निर्धारण के लिए भौतिक राशियां यानी दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा आदि समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तापीय साम्यावस्था क्या है? तो किसी निकाय के निर्धारण के लिए भौतिक राशियां जैसे दाब, ताप, आयतन, आंतरिक ऊर्जा आदि समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है तो यह दशा जो है निकाय की तापीय साम्यावस्था की स्थिति होती है। अर्थात साम्यावस्था चारों ओर के परिवेश पर निर्भर करती है। साम्यावस्था किस पर निर्भर करती है? तो चारों ओर के परिवेश पर। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम क्या है? ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम। ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियम के अनुसार अगर बात करें तो दो निकाय या प्रक्रम भिन्न भिन्न तापीय साम्यावस्था में तीसरे निकाय के साथ साम्यावस्था में है तो वे परस्पर तापीय साम्यता में होंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार किसी प्रक्रिया के दौरान ऊष्मागतिकी निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या परिवर्तन के योगफल के बराबर होती है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, इस नियम के अनुसार किसी प्रक्रिया यानी प्रोसेस के दौरान ऊष्मागतिकी निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में
वृद्धि या परिवर्तन के योगफल के बराबर होती है। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। किसी भी प्रक्रम में ऊष्मागतिकी निकाय में होने वाले परिवर्तन में ऊर्जा संरक्षित होती है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी निकाय ऐसी अवस्था जिसे दाब, आयतन तथा ताप, ऐसी अवस्था जिसे दाब यानी प्रेशर, आयतन तथा ताप आदि पदों में व्यक्त किया जाए, ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जैसे में फुटबॉल में भरी हवा, सिलेंडर में बंद गैस आदि। ठीक है। परंतु निकाय का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहलाता है। ऊष्मागतिकी के प्रक्रम चक्रीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम और समआयतनीय प्रक्रम। सबसे पहले चक्रीय प्रक्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वह प्रक्रम जिसमें कोई कण विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है या गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। वह प्रक्रम जिसमें कोई कण विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। चक्रीय प्रक्रम के परिणाम स्वरूप आंतरिक ऊर्जा में शून्य परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। अवशोषित ऊष्मा उसके कार्य के बराबर होती है। ठीक है। इसके बाद है समदाबीय प्रक्रम। यदि निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान दाब नियत रहे तो ऐसे प्रक्रम को समदाबीय प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है। और देखिए, इसके बाद है रुद्धोष्म प्रक्रम। जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में इस प्रकार परिवर्तन हो कि संपूर्ण प्रक्रम में जो ऊष्मा है इसका आदान प्रदान न हो। तो जब किसी ऊष्मागतिकी निकाय में इस प्रकार परिवर्तन हो कि संपूर्ण प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, तो यह प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। न तो ऊष्मा बाहर से निकाय के भीतर आ सकती है और न ही ऊष्मा निकाय के भीतर से बाहर जा सकती है। तो क्या है, डेल्टा क्यू बराबर ओ, ठीक है, या डब्ल्यू यू बराबर डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। जैसे गाड़ी का जो टायर है अचानक फट जाने के कारण वायु के शीघ्रता से फैलने पर ऊष्मा प्राप्त न होना। देखिए, जल्दबाजी में कोई वर्ड जो होता है मिसिंग हो जाता है, तो डोंट माइंड, माफ कीजिएगा। तो गाड़ी का जो टायर होता है अचानक फट जाता है, फट जाने के कारण क्या होता है, तो वायु के शीघ्रता से फैलने पर ऊष्मा प्राप्त न होना। इसके बाद है समतापीय प्रक्रम। यदि निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान ताप स्थिर है तो ऐसा प्रक्रम समतापीय प्रक्रम कहलाता है। इसके बाद है समआयतनिक प्रक्रम। यदि निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान आयतन नियत रहे तो ऐसे प्रक्रम को समआयतनिक प्रक्रम कहा जाता है। सम माने बराबर, आयतन मतलब आयतन। तो ऐसा प्रक्रम या इस निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान, किस निकाय में, समआयतनिक प्रक्रम के बात कर रहे हैं, तो समआयतनिक प्रक्रम में ऐसे निकाय में होने वाले किसी प्रक्रम के दौरान आयतन नियत रहे तो ऐसे प्रक्रम को समआयतनिक प्रक्रम कहा जाता है। इसके बाद है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। याद रखिएगा, ऊष्मा इंजन एवं प्रशीतक या ऊष्मा पंप। ऊष्मा इंजन एक ऐसी चक्रीय युक्ति है जो ऊष्मीय ऊर्जा को निरंतर यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा को निरंतर यांत्रिक कार्य में रूपांतरित करती है, जबकि प्रशीतक ऊष्मीय इंजन के विपरीत कार्य करता है। केल्विन प्लांक का कथन क्या है? केल्विन प्लांक का कथन, ऐसा प्रक्रम असंभव है जो ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर संपूर्ण ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित कर दे। यानी किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं होती है। इसके बाद है क्लॉसियस का कथन। क्लॉसियस का कथन क्या है? तो इस कथन के अनुसार ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जो किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की सहायता के बिना निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा प्रदान न की जा सके। ठीक है। और इस टॉपिक से आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए इन सभी प्रश्नों को
हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन, मतलब कथन पे आपको विचार करके बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, तो इसमें 4 कथन दिए गए। पहला कथन है, ऊष्मा इंजन का एक उपकरण है जिसके द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो बताइए क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल, पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, उच्च तापमान पर ऊष्मा का स्रोत ऊष्मा इंजन में अनिवार्य रूप में होता है और इसके पिस्टन तथा सिंक निम्न ताप पर रहते हैं। यह भी सही है। तीसरा, डीजल इंजन में ईंधन की वाष्प तथा वायु का मिश्रण कार्य करने में प्रयुक्त होता है। तीसरा भी कथन सत्य है। चौथा जो है, पेट्रोल इंजन की क्षमता डीजल इंजन से अधिक होती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य कथन है। और सेकंड प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। समतापी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में क्या होता है? तो ताप सदैव क्या होता है? नियत होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? बताइए इसका। रुद्धोष्म जो प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा सदैव नियत होता है। समदाबीय प्रक्रम में क्या होता है बताइए? तो समदाबीय प्रक्रम में दाब सदैव नियत होता है। और सम आयतनिक प्रक्रम में, लास्ट में इसी को हम लोगों ने डिस्कस किया था, सम आयतनिक प्रक्रम में क्या होता है? आयतन सदैव नियत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। यहां पे देखिए 4 है। तो संवहन जो है, संवहन का संबंध किससे है? सूची 2 में बताइए। संवहन का जो संबंध है, ऊष्मा रूपांतरण के कारण ऊष्मीय पदार्थ में वास्तविक गति होती है। तो ए का थर्ड। विकिरण का जो संबंध है बताइए। तो देखिए विकिरण का जो संबंध है, ऊष्मा वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है। ठीक है, और चालक, चालक का जो संबंध है, ऊष्मा रूपांतरण के कारण अणुओं में संघट्य होता है। और आपका जो ऊष्मा संचरण है, इसका संबंध ऊष्मा का संचरण वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो इसका सही विकल्प होगा सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ इसमें भी आपको जो है मिलान करना है, बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम, बताइए इसका संबंध जो सेकंड सूची में दिया गया है, सेकंड सूची में किससे है? तो ऊष्मा गतिकी का शून्यांक जो नियम है, इसका जो संबंध है वो है आपका ताप की संकल्पना प्रदान करता है। ठीक है, तो ए का 1 है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है, इसका संबंध किससे है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, इसका जो संबंध है आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। ऊष्मा गतिकी का जो द्वितीय नियम है, इसका संबंध किससे है? तो इंजन की क्षमता सदैव इकाई से जो है कम होती है। तो सी का 4। और पूर्ण चक्र में परिवर्तन, इसका संबंध आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है, यानी जो सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। 5 नंबर है, वस्तु का ताप दर्शाता है, वस्तु का ताप दर्शाता है। तो वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को, वस्तु का जो ताप है किसको दर्शाता है? तो वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को। 6 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, रेफ्रिजरेटर जो है गर्म वस्तु से ऊष्मा लेकर ठंडी वस्तु को देता है। दूसरा है, ऊष्मीय पंप ठंडी वस्तुओं में ऊष्मा लेकर गर्म वस्तुओं को देता है। तीसरा है, ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। और चौथा है, 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है। तो बताइए इसका सही कथन कौन कौन से हैं? तो इनमें से कोई भी जो है सत्य नहीं है, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य कथन है, यानी सत्य जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। 7 नंबर है, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। प्रश्न संख्या 8 है,
दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है उनके अपने अपने तापमान पर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो केवल द्रवों और गैसों में, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, एक सफेद तथा चिकनी सतह है। एक सफेद और चिकनी जो सतह है, बताइए क्या है? तो खराब अवशोषक और उष्मा की अच्छा परावर्तक। एक सफेद और चिकनी जो सतह होती है, ये खराब अवशोषक होते हैं, उष्मा को कम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उष्मा की ये अच्छा परावर्तक होते हैं, उष्मा को परिवर्तित ज्यादा करते हैं। 11 नंबर है, रेल की पटरियों के जोड़ों के बीच थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? रेल की पटरियों के जोड़ों के बीच, ज्वाइंट के बीच थोड़ी स्पेस छोड़ दी जाती है। इसका जो कारण है, मौसमी तापमान परिवर्तन के कारण पटरियों को विकृत होने से बचाने के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कारण मालूम है कि गर्म के मौसम में जो लोहे हैं यानी जो धातुएं होती हैं उनमें प्रसार होता है और ठंडों के मौसम में उनका संकुचन होता है। ठीक है, तो इसीलिए। 12 नंबर है, किसी निकाय का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता निर्भर करती है किस पर? किसी निकाय का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता निर्भर करती है निकाय के पदार्थ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 नंबर, एल्यूमिनियम, तांबा, चमकदार स्टील की ऊष्मा चालकता का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? एल्यूमिनियम, तांबा, चमकदार स्टील की ऊष्मा चालकता का बढ़ता हुआ जो क्रम है वो है बी ऑप्शन, चमकदार स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा। 14 नंबर है, जब कोई गैस निम्न दाब वाले क्षेत्रों में फैलता है तो इसका तापमान क्या होता है? जब कोई गैस निम्न दाब वाले क्षेत्रों में फैलता है तो इसका ताप बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो ताप क्या होता है? घटता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 15 नंबर है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है क्योंकि यह अवशोषित करता है। बताइए, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान जो है बढ़ जाता है क्योंकि यह अवशोषित करता है किसको? सौर विकिरण का अवरक्त भाग को। यानी जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण का अवरक्त भाग को जो है यह अवशोषित करता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। 16 नंबर है, आपको बताना है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि गैस द्रव से अधिक फैलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर, निम्न में से सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला है। सबसे अधिक उष्मीय क्षमता वाला चारों में से कौन है? तो सही जवाब है जल। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 18 नंबर है, पहाड़ी इलाकों में ठंडी रातों में पाइपें अक्सर फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था कुछ ही सेकंड पहले। तो ठंडे प्रदेशों में जो पहाड़ी इलाके हैं, ठंडी रातों में पाइपें जो है अक्सर फट जाते हैं। इसका कारण है पाइप में उपस्थित जल जो है जमता है, तो जमने पर जल प्रसारित होता है और जिसके कारण पाइप फट जाता है। 19 नंबर है, किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टीन की चादर के नीचे नहीं, क्यों? गर्म दिनों में हम पेड़ के नीचे ठंडी जो है महसूस करते हैं लेकिन टीन के चादर के नीचे ठंडा महसूस नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा, पत्ते पानी छोड़ते हैं जो कि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेते हैं, इसी कारण। प्रश्न संख्या 20 है, अगर बर्फ के दो टुकड़े को परस्पर दबाए जाए तो ये टुकड़े परस्पर चिपक जाते हैं, क्यों? बर्फ के दो टुकड़े को लीजिए और उनको प्रेस कीजिए दोनों को एक साथ, तो ये चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादा दाब पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और इसी के साथ आज का चैप्टर जो है क्लोज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रकाशिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया को देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
और किसी भी प्रश्न में कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। तो पीडीएफ आप जो है ले लीजिए, पीडीएफ को पढ़िए या पढ़ के वीडियो को रिवाइज करके फिर पीडीएफ को पढ़िए, तो देखिए आपका रिवीजन जो होगा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो साथ साथ पीडीएफ को या बुक जो है, आपके पास बुक भी है तो आप बुक को पढ़िए, इसके बाद लेक्चर को सुनिए, देखिए और एनालिसिस कीजिए, देखिए आपका जो इंप्रूवमेंट होगा कितना बेहतरीन हो जाता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।